हेलो बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मैकेनिक्स की जो सीरीज चल रही थी यांत्रिकी की, उसमें हमने पिछले लेक्चर में निर्देश तंत्रों को डिवाइड कर दिया था। अब हम आज की इस लेक्चर के अंदर विद्यार्थियों क्या बात करेंगे, उनकी एक एक की डेफिनेशन देखेंगे और उनको समझेंगे। ओके, तो विद्यार्थियों देखिएगा, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, या इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो अब देखिएगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या कहता है। देखो, इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर कोई भी कण है, अगर वो न्यूटन के नियम के अनुसार फॉलो करेगा, ठीक है, अगर कोई भी कण है उसकी जो मोशन है वो न्यूटन के नियमों के अनुसार होगी तो हम उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अगर वो न्यूटन के नियमों के विरुद्ध है तो हम उसको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन एक तो ये हो गई न्यूटन के नियम के आधार पे। एक वैसे डेफिनेशन देखिएगा जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ऐसा कहें। फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का, कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ऐसा ही कहता है कि न्यूटन का फर्स्ट नियम। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा लिखते हैं। क्या होगी? वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या हुई कि बाह्य बल अगर आप नहीं लगाएंगे तो उस बल की जो गति है वो त्वरण रहित दिखाई देगी। अब देखते हैं क्या न्यूटन का नियम भी यही कहता है। आइएगा, तो इस बात को अपन देखेंगे। यहाँ पर माना किसी कण का द्रव्यमान m है तथा उत्पन्न त्वरण a है, ऐसे मान लें। ओके, अब देखो न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, जो गति का द्वितीय नियम वो क्या है, द्वितीय नियम से बात करेंगे तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma। लेकिन हमने देखो क्या बात करी है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। किसमें? बाह्य बल की अनुपस्थिति में। तो यहाँ बाह्य बल की अनुपस्थिति में मीन्स बाह्य बल, ये F एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। तो अगर बाह्य बल का मान 0 कर दूं, यानी उसकी अनुपस्थिति कर दें अपन। अनुपस्थिति का मतलब क्या है? बाह्य बल को 0 करना। तो लिखोगे क्योंकि या सिंस बाह्य
बल की अनुपस्थिति में एफ एक्सटर्नल क्या होगा, 0। तो यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं, 0 बराबर एम ए, या कहें तो एम ए इक्वल टू 0। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ दो क्वांटिटीज़, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। इसका मीन्स क्या है, उन दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी वो उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आया है। ये मैथमेटिक्स का रूल भी है कि ए और बी दो संख्याएं हैं और वो गुणा हो रही है, तो उनका आईडी डॉट, जो इनका प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं सॉरी है ना, वो तो सदिश में होता है, वो नहीं है यहाँ पर, सिंपल गुणा है। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ए या बी क्या होगा, दोनों में से 0 होगा, या तो ए या फिर बी। तो यहाँ पर देखो मेरे पास बात करें अपन, यहाँ पर m तो जो है वो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास तो होगा, क्योंकि हमने माना भी है, देखो कुछ ना कुछ मास उसका होगा। ओके, तो उसका, और ये उत्पन्न त्वरण a है, ऐसा यहाँ पर लिखूँ मत, क्योंकि उत्पन्न त्वरण अभी देखेंगे त्वरण कितना आता है ना यहाँ से। तो माना किसी कण का द्रव्यमान कितना है, m है, तो m द्रव्यमान पे फोर्स इतना लगेगा m है। अब देखो m नॉट इक्वल टू 0, इसका मीन्स क्या हुआ, a 0। तो आप देखो क्या यही कर रहा था, ये इस निर्देश तंत्र की जो परिभाषा है वो यही है, न्यूटन के नियम के अनुरूप ही है। देखो बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे। त्वरण रहित का मतलब ए का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा होता है व्यवहारिक जीवन में, यदि बाह्य बल आप नहीं लगाएंगे किसी वस्तु पे तो उसके त्वरण का मान, उस वस्तु के त्वरण का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है वो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ का पालन करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट अपन यहाँ लिखेंगे। अतः जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन करते हैं। सही बात है कि नहीं? ये जो निर्देश तंत्र है वो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड नियम का पालन करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम वैध है, वैलिड है, यानी इनके अंदर ये वाले नियम लगेंगे। ओके, तो इतनी बातें अपन ने करी है। इसके आगे देखो, एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिएगा, आगे की बातें थोड़ा सा और करें इसमें, थोड़ा सा अब देखिएगा क्या करना है। हमारे पास जो ए का मान है वो 0 आया है, ए बराबर क्या मिला हमें, 0 मिला। दैट मीन्स मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, dv/dt, बिकॉज तुम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इट मीन्स 0, क्योंकि हम जानते हैं साइड में लिख देना a बराबर dv/dt होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यहाँ से देखो क्या मिलेगा तुम्हें, अगर किसी राशि का अवकलन 0 हो रहा है, अगर किसी राशि का अवकलन 0 हो रहा है, इट मीन्स वो राशि क्या है, नियत राशि है। ओके, तो v बराबर क्या आ गया, नियत, क्योंकि नियत राशियों का अवकलन 0 आता है। तो आपके पास क्या मिला तुम्हें कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण जो गति करता है वो कैसे करता है, नियत वेग से गति करता है। तो ये बात अपन लिख दें यहाँ पर, तो लिखोगे स्पष्ट है
स्पष्ट है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों सापेक्ष कण की गति नियत वेग से होती है, या कण की गति या कण का वेग, ऐसे लिखो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग नियत होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या नियत वेग से गतिशील होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण जो है वो नियत वेग से गतिशील होता है, सापेक्ष कण का वेग नियत होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये हो गई हमारी बातें जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अब हम बात करेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। हेडिंग डालो, दूसरा है तुम्हारे पास, इसको पहला दे देना नाम, है ना, इसको दूसरा है ना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बहुत अच्छी चीज़ें हैं भाई, इनको आराम से डेप्थ में एनालिसिस करके पढ़िएगा, मज़ा आएगा। ओके, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, लिखो, वह निर्देश तंत्र, डेफिनेशन लिख रहे हैं, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष या जिसके अंदर, ऐसे जिसके सापेक्ष बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण सहित दिखाई दे, वहाँ रहित लिखा था या त्वरण सहित लिख देना, त्वरण सहित दिखाई दे, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ये तो बातें हैं, न्यूटन के नियम क्या है, अनुरूप नहीं है। न्यूटन का जो गति का नियम वो तो ये कहता है कि बाह्य बल अगर नहीं लग रहा है तो त्वरण तो जीरो आना चाहिए। जब यहाँ तो क्या बात हो रही है, त्वरण सहित दिखाई दे रही है, ऐसा ही हो रहा है। और अभी इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर अनुभव करके भी दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लूँगा, उससे अपन समझेंगे। एक बार डेफिनेशन आप कंप्लीट करें, उसके बाद देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति बोली है। क्या बोली है, बाह्य बल की। तो एफ एक्सटर्नल जीरो हो रहा है ना, तो एम ए इक्वल टू जीरो हो रहा है। दैट मीन्स अब की बार ए जीरो नहीं हो रहा है, इन्होंने कह दिया खुद ने। तो ये तो न्यूटन के नियम के अनुरूप नहीं हुआ, क्योंकि मास आपका क्या नहीं है, जीरो हो नहीं सकता, तो त्वरण थोड़ी ना, फिर दोनों चीज़ें जीरो नहीं होगी यहाँ पर। ओके, फिर तो कोई वैलिड ही नहीं रहा है यहाँ पर, कोई इक्वेशन ही नहीं बनाई। ठीक है, तो ये जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इनके अंदर न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल अपन लेंगे। तो यहाँ पर तुम लिख दीजिएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति के प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं। यानी जो न्यूटन के अनुरूप होगा वो तो जड़त्वीय है, और जो न्यूटन के अनुरूप नहीं है वो अजड़त्वीय होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक कंप्लीट करो, उसके बाद हम आगे की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, देखिएगा, अब हम आपको एक्चुअल में जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में
डिफरेंस करना या कहें तो इनको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। प्यारे बच्चों, जड़त्वी और अजड़त्वी की आपके माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि एकदम इजी सी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं इनको। आइएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझें। मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास ये कोई कार है, फर्स्ट कार, ये सेकंड कार, और थोड़ा बड़ा बना दिया कि मैंने, कोई बात नहीं, थोड़ा रुकिएगा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा बनाओ ताकि तीनों आ जाए एक ही लाइन, यहाँ से बना लो इसको। ये पुरानी स्टाइल वाली गाड़ी है प्यारे बच्चों, है ना, पहले चला करते, आजकल भी है कईयों के पास, है ना। कोई बात नहीं, कैसी हो गाड़ी, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिएगा, तो प्यारे बच्चों 3 हमारे पास कार हैं, और इन कार पे आपको पता है सीटें भी हुआ करती हैं अंदर, ऐसे बना देता हूँ ना मैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। और इनके अंदर मैं तो मान लेता हूँ व्यक्ति बिठा देता हूँ, इसमें सीट है, ऐसे मान लेना आप, है ना, अंदर बैठा है, तुम ही बैठे हो, बैठ के देख लेना यार, अब अनुभव कर लेना, नहीं किया तो आज तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार, ये सेकंड कार, और ये थर्ड कार। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर 3 कंडीशन लूँगा डिफरेंट। फर्स्ट में मैं लूँगा कि इस गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो 0 है, या नियत है, या तो ये नियत वेग से गति कर रही है, या फिर एक जगह स्थिर है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है उस टाइम। तो आप देखोगे, जब भी आप कभी देखना, आप किसी खड़ी गाड़ी में बैठे एकदम चल नहीं रही है, उसमें बैठ के देखना, कोई बल अनुभव करते हैं आप उसके अंदर? नहीं, बैठ गए आराम से बस। ठीक है, अगर मान लीजिए वो गाड़ी नियत वेग से चल रही है, नियत वेग का मतलब क्या है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसने मान लीजिए उस गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो कर दिया 15 मीटर पर सेकेंड। कितना कर दिया? 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप पूरी यात्रा के दौरान यही रहे 15 मीटर पर सेकेंड, यानी वेग को क्या कर दिया? नियत कर दिया। दैट मीन्स आप उस गाड़ी में भी कोई बल अनुभव नहीं करेंगे, चाहे बैठ के देख लेना, नियत वेग से होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बार बार एक्सीलेटर को घुमा रहे हो, हैं उसकी रेस बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर वेग नियत है या फिर ये स्थिर खड़ी है, तो आप दोनों ही चीज़ों में आप एक ही चीज़ अनुभव करोगे कि आप पे कोई बल नहीं लगेगा, यानी कोई बल का अनुभव नहीं होगा, सही बात है ना। और ऐसा ही होता है, अगर जब कोई बल का ही अनुभव नहीं होगा, v 0 है या नियत है, तो 0 हो या नियत हो, v 0 या नियत, दोनों ही कंडीशन में आप देखते हो dv/dt तो आपको क्या मिलेगा? 0, और a बराबर क्या मिलेगा? 0। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ न्यूटन के नियम के अनुरूप है। इसका मतलब कार फर्स्ट जो है वो न्यूटन के नियम को फॉलो कर रही है, यानी इसमें बैठा व्यक्ति कोई बल अनुभव नहीं करेगा। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल भी क्या हो रहा है? देखो बाह्य बल 0 हो रहा है, वहाँ पर बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब ए भी क्या आ गया? 0। तो एफ एक्सटर्नल पे ए 0 मिल रहा है, इसका मतलब कैसा निर्देश तंत्र हुआ? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके अंदर लिख दूँ ए भी 0 है, एफ एक्सटर्नल भी 0 है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट कार का एनालिसिस हमने कर लिया। अब आते हैं सेकंड कार पे। सेकंड कार की बात करूं तो सेकंड कार में हो ये रहा है प्यारे बच्चों कि आप बैठे हैं और गाड़ी अचानक से स्टार्ट कर दी गई है, और अचानक से स्टार्ट करके क्या कर दिया गया है? अचानक से स्टार्ट करके गाड़ी को अपनी यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया है। अब सुनिएगा, जैसी गाड़ी का वेग अचानक से बढ़ेगा, नियत नहीं है, अब वेग नियत नहीं है यहाँ पर,
यानी कि इसका त्वरण बढ़ाया जा रहा है। यानी कि समझ रहे हो तुम, वेग नियत नहीं है, वेग बार बार बढ़ रहा है, कभी 10 मीटर, कभी 15 मीटर पर सेकंड, कभी 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेग नियत नहीं है, और जब वैसे अचानक से गाड़ी को चलाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, कभी भी देख लेना, आप पीछे की तरफ एक बल महसूस करेंगे। आप एक्सटर्नल, आप पीछे की तरफ, जबकि आपके कोई किसी ने बल लगाया कि गाड़ी में, किसी ने पकड़ के खींचा है क्या आपको? नहीं खींचा ना। तो आप एक अनुभव कर रहे हैं एक बल जो कि न्यूटन के नियम के अनुरूप नहीं है। ऐसे बलों को छदम या आभासी बल भी कहते हैं प्यारे बच्चों, आगे जाके पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि एफ एक्सटर्नल लग रहा है, वी नियत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? एफ एक्सटर्नल आ गया ना यहाँ पर, एफ एक्सटर्नल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका व्यक्ति है कोई बल नहीं, अब की बार बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, जबकि ये किसी ने लगाया नहीं है, किसी ने लगाया नहीं है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं ये जो निर्देश तंत्र होगा वो अजड़त्वीय होगा। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक लिखें, फिर उसके बाद थर्ड कार को हम समझाने का प्रयास करते हैं। लिख लिया कि प्यारे बच्चों, यहाँ तक हुआ। इसका मतलब ये त्वरित गाड़ी है, इसको त्वरित किया गया है और बाह्य बल का अनुभव भी किया जा रहा है, जबकि किसी ने लगाया नहीं है ये। ठीक है, ये अपने आप आपको छदम बल के रूप में यहाँ मिला है, तो ये न्यूटन के नियम के अनुरूप नहीं है। त्वरित गाड़ी है ये, कैसी है? त्वरित है। यहाँ इसको लिख देना त्वरित, त्वरित कार। ये कैसी कार है? त्वरित है। यहाँ त्वरण आपको मिल रहा है, तो इसका त्वरण है, इसका मतलब कुछ ना कुछ, त्वरण जीरो थोड़ी ना है, जबकि त्वरण कुछ ना कुछ है। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल क्या होना चाहिए था? कुछ आना चाहिए था, जबकि न्यूटन के नियम के अनुरूप ऐसा नहीं है। हमने किसी ने लगाया थोड़ी बाह्य बल, जबकि हमें तो बल यहाँ पर मिल रहा है खुद ही। ये न्यूटन के नियम के अनुरूप नहीं है प्यारे बच्चों। थर्ड में आइएगा। थर्ड में क्या कर रहे हैं, चलती हुई गाड़ी को क्या करेंगे, चल रही है गाड़ी वी वेलोसिटी से, हो सकता है वो त्वरित है कि नहीं है, लेकिन उसको अचानक से ब्रेक लगा दिए जाए। क्या कर दिए जाए? अचानक से ब्रेक लगा के उसको अवमंदित किया जाए, तो आप देखोगे हमें एक आगे की तरफ एक झटका महसूस होता है, ऐसे सीट की तरफ ऐसे झुकते हैं अपन, तो वो भी क्या है, एक बल ही तो हम अनुभव कर रहे हैं ना, जबकि हमारे किसी ने धक्का थोड़ी दिया है, पीछे वाली सीट के व्यक्ति ने बैठ के हमें धक्का थोड़ी दिया है आगे की तरफ ऐसे, नहीं। तो ये भी न्यूटन के नियम के अनुरूप नहीं है, सही है, क्योंकि न्यूटन साहब ने ऐसा बताया ही नहीं। ये बल कौन लगा रहा है, कहाँ से आया बल? ये तो छद्म बल है, आभासी बल है जो हम अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कार सेकेंड और कार थर्ड जो है, कार सेकेंड व कार थर्ड कैसी है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जबकि कार फर्स्ट है वो न्यूटन के नियम का पालन कर रही है। इसका मतलब ये कैसे हुई? कार फर्स्ट, वहीं लिख दूं क्या? जबकि कार फर्स्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ये एग्जाम में अच्छे से बना के आना ताकि मजा आ जाएगा अगले को। तंत्र है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जड़त्वीय और अजड़त्वीय का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ये एक्स्ट्रा जो बल अनुभव करें ना, वो न्यूटन के नियम के अनुरूप है ही नहीं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमने अच्छे से इसको करेक्टराइज कर दिया है, एग्जाम्पल भी आपको हमने दिया है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। प्यारे बच्चों यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां भी लिख देना बल का अनुभव होता है। क्या लिखोगे? बल का अनुभव होता है। एक समान वेग या कहें
स्थिर चाल से जो भी गतिमान वस्तुएं हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों का क्या करती है, पालन करती है। आधार कहें तो उनमें न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं। ऐसी बातें हम कर सकते हैं। जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण सहित दिखाई दे। बाह्य बल की अनुपस्थिति होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो बाह्य बल आ रहा है। कहाँ से आया? ये एक्स्ट्रा फोर्स हमने देखा ना, यार हम महसूस कर रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे। जबकि वहाँ परिभाषा में क्या लिखा है अजड़त्वीय की में कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु कैसी दिखे, त्वरण सहित दिखाई दे। तो त्वरण तो हमने दिया इसको, त्वरण तो दिख गया, लेकिन बाह्य बल की अनुपस्थिति होनी चाहिए थी ना, अनुपस्थिति हुई ही नहीं। दैट मीन्स ये न्यूटन के नियम के अनुरूप नहीं है दोनों ही गाड़ियाँ, अतः इनको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र माना गया है प्यारे बच्चों। और ये क्या हो गया? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो विद्यार्थियों आप मुझे निसंदेह होके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें चैट ऑप्शन दिया गया है वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर विदाउट हेजिटेशन आप मुझे रात के 9 PM बाद में कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका पूरा डाउट कॉलिंग पे भी क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। आपको सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं विद्यार्थियों, फिर भी आप नहीं अपना डाउट पूछते हैं तो फिर तो हमारी कोई उसमें वो नहीं है ना। आप पूछेंगे तभी आपका डाउट दूर होगा। बाकी तो देखो डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ हर चीज़ें, आप देखिएगा। चलें आगे। अब हमने देखा था निर्देशांकों के आधार पे। किसके आधार पे? निर्देशांकों के आधार पे कितने थे हमारे पास? पहला था कार्तीय, यहाँ लिख देना निर्देशांकों के आधार पे, है ना। तो पहला है कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र हम 3D वाला देखेंगे यहाँ पर। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है तो लिखोगे इस प्रकार के निर्देश तंत्र में, इस प्रकार के निर्देश तंत्र में तीनों अक्ष x, y, z एक दूसरे के लंबवत होती है। एक दूसरे के क्या होती है बच्चों? लंबवत होती है तथा इनका कटान बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। मूल बिंदु O कहलाता है। क्या कहलाता है? O कहलाता है। तो बनाए यहां पर x, ये y और ये z। क्या ये सही है? क्या मैं x, y, z को कहीं भी लिख सकता हूं? ऐसी कोई बाउंडेशन है क्या यहाँ पर, या आपने ऐसे ही देखा है हर जगह एक्स वाई जेड? यहाँ पर एक्स वाई जेड मीन्स क्या है? एक्सिस है। देखो एक्स इसी तल पे है, वाई भी इसी तल पे, लेकिन जेड आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये जेड आपको ऐसे है बाहर की तरफ, क्योंकि जेड तीनों एक्स से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये जेड इधर है, ध्यान रखे, ठीक है। क्योंकि मैं इधर तो बना नहीं सकता, तो मेरे को इधर दिखाना पड़ेगा इसको। तो कभी भी ये समझे नहीं कि ये एक ही तल पे है, ऐसा नहीं है। ये 3D में है, त्रिविमीय ज्यामिति है। तो जेड एक्सिस आपका बाहर की तरफ होगा, तभी तो देखो 90 बनेगा, इससे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो तीनों अक्षों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये बाहर की तरफ है, तीसरा एक्सिस ऐसे है ना, समझ गए? ओके, इसको मूल बिंदु O। इनका कटान बिंदु यही है, तीनों का कट रहा है यहाँ पर, ये कटान बिंदु है, इसको मूल बिंदु O कहते हैं। और इसके निर्देशांक 0, 0, 0 होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यही है जहाँ पर हम प्रेक्षक को बिठाते हैं और किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करवाते हैं। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो ये बातें अपन ने करी। दूसरी बात, ये हमारा क्या हुआ? निर्देश तंत्र। मैं इसको और भी फॉर्म में लिख सकता हूँ विद्यार्थियों, आपने देखा है। देखो एक्स वाई जेड कोई जरूरी नहीं यहीं पर आए। देखो मैं एक्स को यहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर वाई यहाँ लेना पड़ेगा, जेड यहाँ। कुल मिला के ये ऐसे इस क्रम में चलना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज लेना है। अब चाहे आप x को यहाँ ले लीजिए, y को यहाँ, z को यहाँ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही घूमना है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। ओके।
तो एक्स वाई जेड, कुल मिला के ऐसे क्रम में रहना चाहिए एक्स वाई जेड। तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र की बातें हुई, यहाँ तक एक बार करें। और कार्तीय निर्देश तंत्र में एक चीज़ और है, वो लिमिट भी देख लो इनकी। एक्स की जो लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, वाई की जो लिमिट है माइनस से प्लस होगी, जेड की भी। इसका मीन्स क्या है, ये काम आएगी विद्यार्थियों बाद में। इसका मतलब ये है कि x जो है प्लस में कितना भी जा सकता है अनंत तक, इसी प्रकार माइनस में भी आ सकता है। ऐसे ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो माइनस अनंत से लेके कहाँ तक जाएगा x, कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक परिवर्तित होगा। ऐसे y भी प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत तक, z भी प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत तक। ये मार्कर जितना बाहर है उतना ही अंदर जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए, उधर की तरफ। और इधर बाहर की तरफ प्लस इनफाइनाइट, अंदर की तरफ माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो ये इसकी लिमिट्स हो गई। आप कार्तीय निर्देश तंत्र को यहाँ तक डन करें, उसके बाद देखते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा। अब देखो जो गोलीय बेलनी और गोलीय, ये आपके सिलेबस में इतने हैं नहीं, फिर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लो इनकी भी। ये आपके सेकेंडरी में चलते हैं ना अच्छी तरह से, सेकेंडरी की मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक है उसमें चलता है ये वाले निर्देश तंत्र। सेकंड आपको बताया गया था बेलनी निर्देश तंत्र, बस ओनली लिमिट्स वगैरह जान लो क्या होती है। बेलनी निर्देश तंत्र सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल, और पहले वाले का इंग्लिश होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो इसमें एक सिलेंडर होगा। अब ये अलग अलग निर्देश तंत्र क्यों पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, इनका विस्तृत विवरण तो हम सेकेंडरी में बताते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसी आकृतियाँ, ऐसी शेप होती है, ऐसे ज्यामितियाँ होती है जिनकी वजह से हमें ऐसे निर्देश तंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कोई मान लीजिए बेलन के रूप की कोई आकृति है, कोई भी शेप है, कोई भी ज्यामिति है, उसका आप कार्तीय निर्देश तंत्र में अध्ययन तो कर लेंगे, लेकिन वो बहुत कठिन होगा, उसकी कैलकुलेशन वगैरह बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए इन निर्देश तंत्रों का निर्माण किया गया, इनको डेवलप किया गया कि हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए स्टडी करने में। इसलिए अलग अलग निर्देश तंत्रों को उनकी ज्यामिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हमें कोई प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के अंदर जैसी ज्यामिति उसके अनुरूप हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया जेड, ये एक्स एक्सिस, ये इसमें ये इसमें वाई लेंगे और इधर वाला एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये प्लस जेड से कहाँ जा सकती है, माइनस जेड। पहले तो इसमें कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र में क्या देखेंगे, संबंध। कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी, ये आपके सिलेबस में नहीं है दोनों ही, कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी निर्देश तंत्र। तो देखेंगे x बराबर, इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं, r मान ले त्रिज्या इसकी, ओके, ये त्रिज्या है r, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने ऐसे, क्योंकि अभी एंगल बनाएंगे इसका। तो त्रिज्या देखिए r है, तो x बराबर होगा r कोस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ से, x का रेडियस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो x बराबर r कोस थीटा, ऐसे y बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला एंगल कितना होगा, फाई होगा, ओके। तो रो कोस फाई और साइन फाई। z बराबर क्या हो जाएगा, z, क्योंकि z का कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ पर फाई एंगल आ गया, ओके। अब देखो फाई एंगल कहाँ से बन रहा है, एक्स एक्सिस से बनेगा उसकी रेडियस का। ये पूरी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगी, ऐसे चलेगी ऐसे पूरे,
तो कहाँ से कहाँ तक घूम सकती है, 0 से 2 पाई, पूरा एक राउंड करेगी। ओके, तो ये आपके पास निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र में क्या मिल गया हमें, इनमें चेंजेस मिल गया, यानी कि इनका संबंध मिल गया। एक मिनट रुकिएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास z बराबर z। तो आप देख रहे हैं फाई, z और r इस बेलनी निर्देश तंत्र के क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, r, फाई, z। जिस प्रकार से कार्तीय में क्या होते हैं, x, y और z, तो इसमें क्या होंगे, r, फाई, z। ठीक है, तो आप देख रहे हैं r, फाई, z में आपने x, y, z में क्या निकाल दिया, संबंध निकाल लिया। ये काम के हैं, कई बार उपयोग हो जाते हैं कई क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो इनकी लिमिट देखो, r जो है रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। आपका जो एंगल है फाई, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 2 पाई, पूरा चक्कर काटेगा एक ऐसे राउंड। ऐसे जेड क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ये इसकी लिमिट हो गई निर्देश तंत्र की। ओके, ये जेड डिस्टेंस आपकी। ओके, तो यहाँ तक करें। इसको कई बार रो से भी दिखाते हैं, रो, यहाँ रो आ जाता है फिर। तो ये बेलनी निर्देश तंत्र आपके पास कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिएगा गोलीय निर्देश तंत्र, यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। बस हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर जो पढ़ेंगे आप कार्तीय वाला ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके बारे में मैंने बता दिया। थर्ड है गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है देखो, वही गोलीय निर्देश तंत्र होगा, इसे x, y, z, ये कोई ना कोई ये रेडियस होगी r, इसका एंगल z से थीटा बनता है, ये रेडियस r है, ये एंगल जो है फाई बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं बताएंगे तुम्हें, अभी डायरेक्ट देख लीजिएगा। इनमें संबंध देखो कार्तीय और इसमें गोलीय में, x बराबर r कोस थीटा। देखो ये फाई एंगल बन रहा है, तो r साइन थीटा इसकी रेडियस, तो r साइन थीटा कोस फाई। ये डायरेक्ट आप संबंध लिख लो, कैसे आए अभी नहीं बताएंगे तुम्हें। y बराबर r कोस थीटा कोस फाई, सॉरी r साइन थीटा, और z बराबर क्या होता है, r कोस थीटा। ये कंपोनेंट लिए जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आपके पास कंप्लीट हुआ। अब देखो ये इनमें संबंध आ गया कार्तीय और गोलीय में। अब आप पूछ रहे होंगे सर क्या गोलीय और बेलनी के अंदर भी संबंध होता है, तो ऐसा नहीं है, उन दोनों में कोई संबंध नहीं निकाल सकते। हम कार्तीय की सहायता से गोलीय में जा सकते हैं, कार्तीय की सहायता से बेलनी में जा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में ऐसा संबंध है। अब देखो आगे की बातें, इनकी भी लिमिट देखो। थीटा जो है एंगल है थीटा, ये वाला इसके साथ बनेगा। थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक जाएगा। और फाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। और रेडियस r 0 से इनफाइनाइट। रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास थीटा की लिमिट बता दी, फाई की बता दी और आर की, इस माइंड में रखना है, ज़्यादा नहीं। तो ये कौन सा हो गया, गोलीय निर्देश तंत्र। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर का हम छोटा सा देख लो यहीं पर, चौथा ध्रुवीय निर्देश तंत्र। ध्रुवीय निर्देश तंत्र, उसमें क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट में x और y, मान लीजिए रेडियस है r, ये एंगल थीटा होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ के r थीटा। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे,
आर थीटा फाई, यहाँ जेड नहीं आता, आर थीटा फाई 3 कोऑर्डिनेट हो गए, 2 तो एंगल के और एक रेडियस, एक डिस्टेंस का हो गया। यहाँ देखो तो ये आ गया, इनमें क्या संबंध होता है निकाल सकते हो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल के ऐसे, तो डायरेक्ट लिखूँ x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, यहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, टेन थीटा, दोनों का डिवाइड करो, साइन बटा कोस, आर से आर कटेगा, वाई बाई एक्स, और थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, थीटा की वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही थीटा की आ गई तो और भी निकाल सकते हैं कुछ, आर की भी निकाल सकते हो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आर का वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ओके, तो ये निर्दिष्ट तंत्रों वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। अब हम एक बार पहले आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है, करिएगा फटाफट राइट डाउन। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करना है, पहले इसको रफ करें, उसके बाद देखो। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक लिख लिया होगा सब चीज़ें, आप लिख ली जो भी चीज़ें मैं ऐसे बोलूँ ना कि एग्जाम के लिए नहीं है, तो उसके ऊपर एक लिख दिया और छोटा सा साइड में कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, या कुछ ऐसा आपका नोटेशन बना लो खुद का, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कराता हूँ या नॉलेज के लिए, ठीक है, जो आगे के एग्जाम्स में काम आती है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब हम कण की स्थिति को व्यक्त करेंगे, कण की स्थिति, कण की स्थिति। अब हम क्या चाहते हैं, कण की स्थिति को व्यक्त करना चाहते हैं। हमने उस टाइम कहा था कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक निर्देश तंत्र चाहिए, बोला था उस टाइम पे। हाँ, तो अब उसी की बात करेंगे, लेकिन कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिक्स में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो उसको व्यक्त करेगी। वो तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था कि जिसके सापेक्ष हम व्यक्त करेंगे, लेकिन व्यक्त कौन करेगा, वो भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम उस चीज़ की बात करें, कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें एक स्थिति सदिश चाहिए। क्या चाहिए, स्थिति सदिश, जो कण की स्थिति को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो देखो लिखेंगे किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ओके, किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश जो है वो स्थिति सदिश कहलाएगा। इसे आर वेक्टर से दर्शाते हैं, इसे आर वेक्टर से दर्शाते हैं। ओके, अब देखो स्थिति सदिश से व्यक्त कर सकते हैं हम इसको, या हम ये भी कह सकते हैं यदि हम किसी कण की स्थिति को व्यक्त करना, यदि हम किसी कण की स्थिति को व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें स्थिति सदिश की आवश्यकता होती है, स्थिति सदिश की आवश्यकता होती है। अब देखो किसी भी कण की स्थिति उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है।
ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पृथ्वी पे खड़े हैं तो हमारे भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है। आपने ग्लोब के अंदर देखा होगा, ये ग्लोब होता है, उसमें आपने अक्षांतर और देशांतर लाइनें देखी होंगी प्यारे बच्चों, देखिए ना ऐसे अक्षांश और देशांतर, ये देखें भूगोल के अंदर कभी मुका हुआ या कभी इससे आपका सामना हुआ है तो भूगोल तो जानते हैं, भूगोल के अंदर ग्लोब आता है, ग्लोब के ऊपर ये लिखा रहता है 23.5 डिग्री 62.5 डिग्री, ये जो आते हैं ये क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स तो हैं। और आपने देखा हो कभी भी उसमें आर के कोऑर्डिनेट नहीं होते, एंगल्स के कोऑर्डिनेट ही होते हैं। क्यों नहीं होते आर के? क्योंकि आर तो फिक्स है, नियत होती है हर जगह, क्या होती है आर, रेडियस तो फिक्स होती है। तो ये कोऑर्डिनेट दोनों मिलेंगे तुम्हें। तो पृथ्वी पे आप चाहे कहीं भी हो, आपके भी कोऑर्डिनेट होते हैं। हम मनुष्य या किसी भी वस्तु के मान लीजिए हर चीज़ का क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारी पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है, कोऑर्डिनेट्स पे। ओके प्यारे बच्चों, तो किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, निर्देशांक भी चाहिए। तो हम यही बात लिखेंगे आगे, किसी कण की स्थिति, किसी कण की जो स्थिति, कोमा लगाना है पर निर्देशांक को x, y, z पर निर्भर करती है। ये जरूरी नहीं है x, y, z, ये कार्ती की बात कर रहा हूँ मैं, x, y, z है ना, होता है अलग अलग के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे, निर्भर करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमारे पास जो स्थिति सदिश है, आगे लिखिए, स्थिति सदिश r वेक्टर का मान निम्न प्रकार लिखा जाता है। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है प्यारे बच्चों, 1 मिनट में थोड़ा इंक डालूंगा इसमें, है ना। आर वेक्टर बराबर एक्स आई के, वाई जे के, जेड के। आप यहाँ तक लिखें, इस चीज़ को प्रूव करेंगे कैसे आया, है ना। एक बार आप यहाँ तक लिखो सभी बच्चे। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका प्रूफ अपन करते हैं। प्रूफ अपन इसका करें हैं तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक त्रिविमीय आकृति लेते हैं। क्या लेते हैं, त्रिविमीय आकृति। या त्रिविमीय आकृति हम ले नहीं रहे हैं, एक तरह से आप मानिएगा, अभी आप समझेंगे, रुको 1 मिनट। ये z हुआ, ये x हुआ और ये y, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र है, त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। इसके अंदर किसी कण की स्थिति को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, किसी कण की स्थिति को ज्ञात करना चाह रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट P यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z, यही है ना। अब देखिएगा विद्यार्थियों, ये पॉइंट P कहाँ है, बाहर की तरफ है। कहाँ है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कैसे, इस चीज़ को अपन समझते हैं एक बार। मैं 3 पेन लेता हूँ, उसके बाद देखिएगा हम आपको बना के दिखाते हैं इसको। प्यारे बच्चों देखिएगा, देखिएगा ये दिख रहा है एक्स एक्स की तरफ ये वाला पेन है, जेड एक्स की तरफ ये ब्लैक वाला दिख रहा है, और ये वाला मार्कर जो है वाई एक्स की तरफ है। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इनको मैं आपके सामने ऐसे लेता हूँ। ठीक है, तीसरा जो पेन है, चौथा जो, ये बिंदु P की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। ये देखो बाहर की तरफ, कहने का मतलब क्या हुआ, तीनों एक्स परपेंडिकुलर है। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सॉरी जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड, कैसे मान सकते हैं। अब देखो एक्स, फिर ये वाई और ये जेड, ये जो है पॉइंट P इस पेन की तरफ इंगित कर रहा है। यानी कि इसको मेरा दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप देखो कि बिंदु P की जो दूरी है वो x से भी कुछ है, y से भी है और z से भी है। कई बच्चे इस बिंदु P को इसी xy तल में समझ लेते, z का कोई मतलब ही नहीं समझते हो। ऐसा नहीं है, z से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसकी होगी प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के मूल बिंदु से गुजर रहा है ये स्थिति सदिश। ये जो स्थिति सदिश नहीं इसका ओपी, अभी देखेंगे अपन इसको, तो ये वाला इसके बीच से निकल रहा है। देखो तीनों हर एंगल से आप देख सकते हो एक्स वाई जेड कैसे बना रखा है। एक्स ये आपका जेड हो गया और ये वाई, ठीक है। और ऐसे ये बिंदु पी यहाँ पर है हवा में, देख रहे हो 3D के अंदर त्रिविमीय आकाश में बिंदु पी स्थित है जहाँ पर कोई कण की स्थिति को हम व्यक्त करना चाहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अब देखो, तो ये जो पेन दिखा रहा था मैं भी, वो रेड वाला जो मेरा पिंक कलर वाला पेन था वो इसको दर्शा रहा था ऐसे, आर वेक्टर को। स्थिति सदिश हो गया ओपी वेक्टर। कौन सा हुआ? ओपी वेक्टर। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस को कितनी है? एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस हो गई ना, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी? पूरी वाई हो जाएगी। ये भी कितनी हो गई? एक्स, और ये कितनी हो गई? जेड। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ओपी वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं। यही चाह रहे हैं ना कि ओपी वेक्टर हमें मिल जाए। तो ओपी वेक्टर आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, ओपी वेक्टर तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ एक ट्राइंगल और बनाना पड़ेगा। पहले आप ओ ए वेक्टर निकालो। क्या निकालोगे? ओ ए भी मैंने नाम दिया, इस ट्राइंगल को अपन लेंगे और यहाँ से ओ ए वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर ये वाला मिलेगा आपको। एक्चुअल में ये घन मैंने यहाँ बनाया नहीं है, ठीक है, ये अपने आप बना इस पॉइंट पे की स्थिति को व्यक्त करने के लिए। डॉट डॉट ऐसे मानिएगा क्योंकि आप यहाँ हैं तो ऐसे आए, तो एक 3D विजुअलाइजेशन करवाने के लिए मैंने यहाँ पर ये घनाभ आपके लिए बना दिया। ठीक है, तो किसी भी 3D में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी सभी एक्सिस से दूरी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो त्रिभुज OBA में, किसमें? त्रिभुज OBA में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा? ये डायरेक्शन हो गई इसकी, और ऑपोजिट क्रम में ये वाली क्या दर्शाएगी? योग को दर्शाएगी। तो OA वेक्टर बराबर OB वेक्टर प्लस OA वेक्टर, ऐसा होगा, सॉरी AB वेक्टर। तो OA वेक्टर बराबर OB कितना है? OB देखो ये रहा, वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा Z वेक्टर। AB कितना है? अक्ष वेक्टर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिएगा OA वेक्टर हमें आ गया हमारे पास, क्योंकि ये निकालने के लिए ये दोनों साइड तो चाहिए हमें। ये तो दी हुई थी, ये नहीं थी, तो हमने ये कैलकुलेट कर ली यहाँ से इस वाले ट्राइंगल से। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे तो ये भी है हमारे पास और ये भी है, ये निकल जाएगा अपने आप ही। ओके, तो अब लेंगे त्रिभुज OAP में सदिश योग के त्रिभुज नियम से। किससे? त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम से क्या होगा? देखो, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर बराबर OP वेक्टर। ये डायरेक्शन, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे। वेक्टर लो लगाना आता है सबको, ट्राइंगल वाला, तो आप लगा सकते हैं। OP वेक्टर OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। तो OP वेक्टर की वैल्यू कितनी है? R वेक्टर। OA कितना है? OA ये रहा, तो पहले इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। समीकरण 2 का मान, या सॉरी 1 का मान, 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो OP वेक्टर को क्या लेंगे? R वेक्टर, और OA वेक्टर की वैल्यू यहाँ से रखो समीकरण 1 से, Z वेक्टर प्लस X वेक्टर, और AP वेक्टर की वैल्यू देखो Y वेक्टर। ठीक है, तो R वेक्टर को कैसे लिखोगे? X वेक्टर Y वेक्टर प्लस Z वेक्टर। लेकिन आपने देखा था जो हमारा स्थिति सदिश था वो तो ये था, XI के, YJ के और Z के, यही था। तो ऐसा तो आ ही नहीं रहा हमारे पास, क्या करें?
यहाँ जो आई जे के है वो एकांक सदिश है प्यारे बच्चों। क्या है? एकांक सदिश। तो इसको आप देखिएगा, एक्स एक्स के अनुदिश आई केप होता है, वाई एक्स के अनुदिश जे केप एकांक सदिश होता है, और इसकी तरफ के केप। और आप ये जानते होंगे अच्छी तरह से कि एकांक सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, वेक्टर का एकांक सदिश का फॉर्मूला। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर के बराबर आर वेक्टर अपॉन आर। यहाँ से क्या आएगा? आर वेक्टर की वैल्यू आएगी आर आर के, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किसी भी सदिश को उसके परिमाण और उसके एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, किसी भी सदिश को उसके परिमाण और उसके एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो किसी भी सदिश को उसके परिमाण, एक्स के वेक्टर का परिमाण मान लिया एक्स है, और उसका एकांक सदिश कौन है? आई केप। ऐसे वाई वेक्टर का वाई जे केप और जेड वेक्टर का जेड के केप। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो ये आपके पास स्थिति सदिश का जो फॉर्मूला था आर वेक्टर का, हमने देखा था, उसको मैंने प्रूव कर दिया है। ओके विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको डाउट अपना क्लियर करना है। पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या अपने एप्लीकेशन के अंदर डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों।